सो टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस यूपीपीसीएस आरओ एआरओ का 2021 का मेंस का पेपर हम डिस्कस करेंगे। जनरल स्टडी का पेपर होगा ये, और ये 24 अप्रैल 2022 को हुआ था। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ड्यूरिंग हिज एनेक्सेशन ऑफ अफगानिस्तान हु इन्वाइटेड बाबर टू इन्वेड इंडिया। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अफगानिस्तान को एनेक्स करने के लिए बाबर को इंडिया में किसने इन्वाइट किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है उस दौलत खान लोधी ने इसको इनवाइट किया था, क्योंकि वो इब्राहिम लोधी जो उस टाइम इंडिया को रूल कर रहा था, लोधी डायनेस्टी का रूलर, उसके अगेंस्ट उसको वो हराना चाह रहा था और इसीलिए उसने बाबर को इनवाइट किया था। तो इस करेक्ट आंसर इज दौलत खान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक डेथ इन बनारस। तो डेथ इन बनारस बुक किसने लिखी है? इसका करेक्ट आंसर है जॉनथन पेरी। जॉनथन पेरी ने कुछ और बुक्स भी लिखी हैं जो कि यूपीपीसीएस इस साल के आरओ के एग्जाम में पूछ सकता है, तो हमें पता होना चाहिए कि जॉनथन पेरी ने पॉलिटिक्स ऑफ पैट्रियटिज्म एंड कास्ट एंड किनशिप इन कांगड़ा बुक भी लिखी है। अगला क्वेश्चन है, ये इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है? ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम बाइकार्बोनेट, वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट। ये बेसिकली यहाँ पर ये केमिकल का नाम है और यहाँ पर इनका केमिकल फार्मूला दिया हुआ है। तो बेकिंग सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट, तो हमें सबसे पहले वाला दिख रहा है ब्लीचिंग पाउडर का कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड सही है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का कैल्शियम बाइकार्बोनेट नहीं होता, ये होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो ये ऑप्शन यहाँ पर पेयर गलत दी हुई है। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, बाकी सब सही है। क्वेश्चन 4, ये भी मैचिंग है, इसमें हमें मैच करना है लिस्ट को। ये प्रोविंस दिए हुए हैं ऑस्ट्रेलिया के और इनकी कैपिटल सिटी हमें बतानी है। तो न्यू साउथ वेल्स की कैपिटल क्या है, क्वींसलैंड की कैपिटल क्या है, मतलब इस तरीके से हमें मैचिंग करनी है। तो इसका करेक्ट आंसर ये है, न्यू साउथ वेल्स की कैपिटल है सिडनी, क्वींसलैंड की कैपिटल है ब्रिस्बेन, विक्टोरिया की कैपिटल है मेलबोर्न, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है पर्थ। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, मैचिंग है लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मैचिंग करनी है। मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं इसमें आरओ के एग्जाम में। लिस्ट 1 है लिस्ट 2 है, यहाँ पर दिया हुआ है ऑर्गेनाइजेशन और एस्टैब्लिशमेंट ईयर। जैसे कि ललित कला एकेडमी, ये कौन से साल में एस्टैब्लिश हुई थी? तो ये हुई थी 1954 में। संगीत नाटक एकेडमी, ये हुई थी 1952 में। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा 1959 में हुई थी। सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग 1979 में ये एस्टैब्लिश हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और आपको ये पता होना चाहिए कि ये सारी एकेडमी कहाँ पर हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मैचिंग करवा लेंगे एस्टैब्लिशमेंट ईयर की जगह वो पूछ देंगे कि डिस्ट्रिक्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड है, तो वो भी हमें पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व इज नॉट इन मध्य प्रदेश। सो मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, जैसे अमनगढ़, बांधवगढ़, कान्हा, संजय, दुबरी। तो हमें बताना है कि कौन सा इसमें से टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, यूपी में है। ये उत्तर प्रदेश का एक टाइगर रिजर्व है जो कि उत्तर प्रदेश में है, बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में है। एंड और बाकी के सारे जो हैं बांधवगढ़, कान्हा एंड संजय दुबरी, ये सारे मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोल बेस्ड पावर, इनमें से कौन सा कोल बेस्ड पावर प्लांट है जो कि उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, ऑप्शन 2 एंड 3। ये जो दादरी एंड सिंगरौली, ये दोनों यूपी में सिचुएटेड हैं। दादरी और सिंगरौली कोल बेस्ड पावर प्लांट है जो कि उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। टोटल 5 कोल बेस्ड पावर प्लांट हैं यूपी में, नेमली पहला सिंगरौली, दूसरा दादरी, रिहांड, फिरोज गांधी, ऊंचाहर और एक टांडा। तो टोटल 5 ऐसे पावर प्लांट हैं जो कि कोल पे काम कर रहे हैं। कोल वहाँ पे रिसोर्स यूज़ किया जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। इसमें पूछा है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। यहाँ पर एक एनिमल दिया हुआ है, यहाँ पर ब्रीड दी हुई है। तो जैसे कि काऊ है, काऊ की ब्रीड दियोनी होती है क्या? गोट की बारबरी, बफेलो की भाडावरी और शीप की गिर। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा, मतलब ऑप्शन जो रॉन्ग है वो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर गलत है, ये मैचिंग गलत है, क्योंकि गिर एक काऊ की वैरायटी है। गिर इज़ अ वैरायटी ऑफ काऊ, तो इसीलिए ये आंसर हमारा हो गया करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी मैचिंग दी हुई है, ये बुक्स दी हुई हैं और यहाँ पर ब्रीड दी हुई है। बुक्स का ब्रीड के साथ हमें यहाँ पर मैचिंग करनी है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ए का है थर्ड, ए का थर्ड, रास पंच अध्यायी जो लिखी है, रस पंच अध्याय जो लिखी है वो नंद दास ने लिखी है। चैतन्य भागवत किसने लिखी है? चैतन्य भागवत वृंदावन दास ने लिखी है। चैतन्य मंगल जय नंद ने लिखी है। और भक्ति रत्नाकर नरहरि
चक्रवर्ती ने लिखी है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, रास पंचाध्याय नंददास ने लिखी है, चैतन्य भागवत वृंदावन दास ने लिखी है, चैतन्य मंगल जयानंद ने लिखी है और भक्ति रत्नाकर नरहरि ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ डाइट प्रोवाइड्स मैक्सिमम एनर्जी टू ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी को सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन सी डाइट से प्रोवाइड होती है, कौन सी डाइट से मिलती है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। ये तीन ऐसे डाइट के कॉन्स्टिट्यूएंट हैं जो कि सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ह्यूमन बॉडी को। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन लीडर्स पार्टिसिपेटेड इन ऑल द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब यहाँ पर पूछा गया है, ये हमारा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया कि जितनी भी 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी ये सभी को पता है, बट वो कौन से लीडर हैं इंडियन लीडर्स जिन्होंने कि तीनों ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। पहली हुई थी 1930 में, दूसरी हुई थी 1931 में, तीसरी हुई थी 1932 में। और हमें याद रखना है गांधी जी ने कौन कौन सी कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। गांधी जी ने सिर्फ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था और तेज बहादुर सप्रू ने भी तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। तो अगर सपोज करो यहाँ से इन्होंने बी आर अम्बेडकर को हटा करके तेज बहादुर सप्रू दिया होता तो वो करेक्ट आंसर होता। अब आता है अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट सिचुएटेड अलोंग द कोस्ट ऑफ बाल्टिक सी। बाल्टिक सी के कोस्ट पर, बाल्टिक सी के किनारे पर कौन सा कंट्री, इनमें से कौन सी कंट्री सिचुएटेड नहीं है? तो करेक्ट आंसर है स्वीडन एंड नॉर्वे। स्वीडन एंड नॉर्वे नॉर्डिक कंट्रीज होती हैं बेसिकली, इनको नॉर्डिक कंट्रीज बोलते हैं और इसमें डेनमार्क भी आता है इनके साथ। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर ये हो जाएगा हमारा, स्वीडन एंड नॉर्वे बाल्टिक सी से टच नहीं कर रहे हैं। सो बाल्टिक सी से कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर कर रही हैं? डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड, रशिया, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, फिनलैंड, स्वीडन। सो नॉर्वे इज नॉट सिचुएटेड along the coast of Baltic Sea। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, which of the following state has won the maximum number of medals। इनमें से कौन से स्टेट ने मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडल्स जीते हैं इन इंडिया का स्किल्स 2021 कॉम्पिटिशन। तो बेसिकली इन क्वेश्चन से हमें ये आइडिया लग रहा है कि इस साल में जो भी मेडल्स जीते हैं, कितने गोल्ड जीते हैं, जो एशियन कप है, एशियन में एशियन ओलंपिक्स में गेम हुए हैं, सो वो सब हमें पता होना चाहिए करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि किसने कितने मेडल जीते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इंडिया ने कितने मेडल जीते टोटल एशियन गेम्स में, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर बन सकते हैं। जैसे यहाँ पर पूछा गया 2021 में जो इंडिया स्किल्स कंपटीशन हुआ था तो उसमें कितने मेडल्स जीते, कौन सी स्टेट ने जीते, मतलब सबसे ज़्यादा मेडल्स। तो जनवरी 2022 में ये हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। उड़ीसा ने टोटल 51 मेडल्स जीते थे और जनवरी 2022 में ये रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था और न्यू दिल्ली में ये कंपटीशन हेल्ड हुआ था। अगला क्वेश्चन है, त्रिशूल पीक के रेफरेंस में बताइए। त्रिशूल पीक बेसिकली एक हिमालय का पीक है, उसके रेफरेंस में 2 स्टेटमेंट दी हुई है, हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसमें स्टेटमेंट दी हुई है कि बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट जो उत्तराखंड का है ये वहाँ पर सिचुएटेड है और जो इसका पीक है वो 7,500 मीटर से ज़्यादा ऊंचा है सी लेवल से। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मतलब इसकी हाइट 7500 मीटर से ज़्यादा नहीं है, बट हाँ ये करेक्ट है कि ये बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है उत्तराखंड स्टेट में। तो इसकी जो हाइट है 7500 ना होके ये 7120 मीटर्स की ही है, इसलिए सेकंड पॉइंट गलत हो जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा इज नॉट अ सब कैटेगरी ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का इनमें से कौन सा इकोसिस्टम पार्ट नहीं होता या सब कैटेगरी नहीं होती। तो करेक्ट आंसर है मैरीन इकोसिस्टम, बिकॉज मैरीन इज समवट रिलेटेड टू, मैरीन जो होता है वो समुद्री इकोसिस्टम से रिलेटेड है, मैरीन जो है बेसिकली। ओके, सो यहाँ पर पूछा गया टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड से रिलेटेड। अब लैंड से रिलेटेड माउंटेन भी होगा, लो लैंड भी होगा और सेमी एरिड भी होगा, बट मैरीन वाला जो है पानी से रिलेटेड हो गया ये, तो इसीलिए दिस इज अ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इंडिया का 3rd नेशनल वाटर अवार्ड्स डिक्लेयर हुए हैं जनवरी 2022 में। हमें बताना होगा कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। उत्तर प्रदेश ने डिक्लेयर करा है विनर इन द बेस्ट स्टेट कैटेगरी। उत्तर प्रदेश को डिक्लेयर किया गया है बेस्ट स्टेट कैटेगरी में। मुजफ्फरनगर जो है यूपी का वो बेस्ट डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर हुआ है नॉर्थ जोन कैटेगरी में। तो देखिए यूपी से रिलेटेड इन्होंने करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया, तो ऐसे ही क्वेश्चंस इस बार भी क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं। सो इस चीज़ के लिए आप रेडी रहिएगा और करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से करने का कोशिश करिएगा, बिल्कुल अच्छे से रिवाइज करके जब अपना पेपर अटेम्प्ट करना, RO हो चाहे PCS का हो, यूपी PCS। नाउ द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नाउ अगला क्वेश्चन है
Part 9A of the Constitution of India gave a constitutional foundation to the local self-government units in the following areas. अब यहाँ पर पूछा है local self-government units जो हैं Part 9A से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज के साथ डील करता है क्या, फाउंडेशन जो रख रहा है. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सिर्फ अर्बन एरियाज से रिलेटेड ही ये डील करता है Part 9A का लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाला यूनिट. ओके, और ये 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 में डाला गया था और आर्टिकल्स ऐड करे गए थे 243P से लेकर 243ZG, मतलब इस तरीके से हैं ये 243P से लेकर 243Z और उसके बाद ZA, ZB, इस तरीके से ZG तक है. टोटल इतने आर्टिकल्स यहाँ पर हैं. ना अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्लांट बायोडीजल प्लांट है. सो बायोडीजल प्लांट जो है वो हमारा है जेट्रोफा. जेट्रोफा इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि अल्टरनेटिव क्लीन बर्निंग रिन्यूएबल फ्यूल है ये बायोडीजल, जो कि कन्वेंशनल डीजल होता है हमारा पेट्रोल क्रूड ऑयल से निकलता है, बट बायोडीजल का मतलब है किसी लिविंग थिंग से निकाल रहे हैं. लिविंग थिंग का मतलब हो गया प्लांट से, तो हमें प्लांट से जो मिल रहा है वो है जेट्रोफा. ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मंदसौर प्रशस्ति प्रेजेंट्स द डिटेल्स ऑफ अचीवमेंट ऑफ विच रूलर. ये बेसिकली जो मंदसौर प्रशस्ति है, इसमें यहाँ पर इंस्क्रिप्शन है, तो वो कौन से रूलर के बारे में हमें उसकी डिटेल्स पता चलती हैं, कौन से रूलर की डिटेल्स पता चलती हैं. तो इसका करेक्ट आंसर है कुमारगुप्त वन. कुमारगुप्त वन की अचीवमेंट्स को यहाँ पर बताया गया है मंदसौर प्रशस्ति के इंस्क्रिप्शन में, और हिस्टोरिकल डिटेल्स जो हैं वो यशोधर्मन ने दी हैं. अगला क्वेश्चन है, पार्वती अर्गा रामसर साइट के रेफरेंस में क्वेश्चन पूछा गया है. इसमें पूछा है कि ये गोंडा डिस्ट्रिक्ट में है और ये एक बर्ड सेंचुरी है. हाँ, तो पार्वती अर्गा जो है एक बर्ड सेंचुरी है, ये पॉइंट करेक्ट है, और ये गोंडा डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है. और गोंडा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है ये भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं बोलूँगा कि एक बारी आप यूपी के मैप से जरूर गो थ्रू कर लें अपने आप को. और ये बेसिकली मैं बताना चाहूँगा, गोंडा जो है ये नॉर्थ ईस्ट टाइप साइड में पड़ता है, और बेसिकली ये श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच डिस्ट्रिक्ट के साउथ में लाई करता है इस तरीके से. और अगर हम बात करें फेमस डिस्ट्रिक्ट जो इससे बॉर्डर कर रहा है वो है अयोध्या. सो अयोध्या के ये बिल्कुल बॉर्डरिंग स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, बिल्कुल जैसे अयोध्या ये हो गया और उसके नॉर्थ में हो गया गोंडा, यहाँ पर इस तरीके से है. इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट कृषि विज्ञान केंद्र, पहला कृषि विज्ञान केंद्र 1974 में एस्टैब्लिश किया गया था, वो कौन से प्लेस पर किया गया था. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पौंडीचेरी. पौंडीचेरी में इसको पहली मतलब फर्स्ट कृषि विज्ञान केंद्र को सेटअप किया गया था, एंड ये तमिलनाडु गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आता है. तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बतूर में जो कि लोकेटेड है. अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में कौन सी रैंक प्राप्त करी है, कौन सी रैंक सिक्योर करी है. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6th पोजीशन पर आया है उत्तर प्रदेश. सो उत्तर प्रदेश 6th नंबर पर आया है. 13 स्टेट्स में से ये 6th नंबर पर आया है. ओके, उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा रिवर बेसिन लार्जेस्ट है इन एरिया. अब एरिया में सबसे बड़ा रिवर बेसिन कौन सा है, तो करेक्ट आंसर है महानदी. महानदी का एरिया, मतलब इन सभी नदियों में से हमें बताना है, तो सबसे बड़ा रिवर बेसिन हो गया महानदी. वैसे देखा जाए तो सबसे बड़ा गंगा का रिवर बेसिन है हमारे इंडिया में. उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24. यहाँ पर मैचिंग हमें बतानी है लिस्ट 1 की लिस्ट 2 से. यहाँ पर साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है और वो उन्होंने किस एरिया में काम किया है वो यहाँ पर दिया हुआ है. तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी रहेगा. और ऑप्शन नंबर बी के हिसाब से ए का थर्ड, बीरबल साहनी पैलियोबॉटनी के साइंटिस्ट थे. एंड ऑप्शन नंबर बी, सबसे पहले तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं यहाँ पर, एम एस स्वामीनाथन. और हमें पता है कि डी का ऑप्शन हो जाएगा ग्रीन रिवॉल्यूशन, क्योंकि इन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन के उसमें राइस एंड व्हीट को उगाने में बहुत ज़्यादा इन्होंने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है. सो डी का जब हम 1 करेंगे तो हमारे पास रह जाएंगे 2 ऑप्शन. ओके, अब इनमें से हमें एलिमिनेट करना है, फिर हम देखेंगे कि हमें इनमें से और कौन से साइंटिस्ट के बारे में पता है. प्लांट पैथोलॉजी वाले एम्ब्रियोलॉजी, सो इसमें जो रहेगा प्लांट पैथोलॉजी, केसी मेहता है प्लांट पैथोलॉजी के, बी का 4 है ना, बी का 4, हाँ बी का 4 हो गया. एंड पी माहेश्वरी हो गए एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड. तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी. तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी यूपीपीसीएस आरओ के एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये प्री हो चाहे मेंस हो, क्वेश्चन सिमिलर टाइप के ही देखने को मिलते हैं. अगला क्वेश्चन आता है, यूपी का डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर सपोर्ट प्रोजेक्ट, ये उत्तर प्रदेश ने स्पॉन्सर किया है किसके साथ मिलकर. उत्तर प्रदेश में किसने स्पॉन्सर किया, तो बेसिकली इसका करेक्ट आंसर है वर्ल्ड बैंक. वर्ल्ड बैंक ने इस प्रोजेक्ट में, सपोर्ट प्रोजेक्ट में स्पॉन्सर किया है उत्तर प्रदेश में ये प्रोजेक्ट. अगला क्वेश्चन, कृषक समृद्धि आयोग वाज एस्टैब्लिश्ड इन उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश में कौन से साल में एस्टैब्लिश हुई थी, तो इसका करेक्ट आंसर है बी,
ऑप्शन नंबर बी 2017 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। तो अभी हम समझ सकते हैं कि 2022 के पेपर में 2017 के करंट अफेयर भी पूछ रहा है और वो भी यूपी से रिलेटेड। तो यूपी से रिलेटेड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं चीज़ें, खासकर ऑर्गेनाइजेशंस या कोई पर्टिकुलर स्कीम हो गई, न्यूज़ में रही है 4-5 साल में, पिछले बहुत ही फेमस रही है, तो उस तरीके से हमें उनको ध्यान देना। जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड रही है ये कृषक समृद्धि आयोग, तो 2017 में लॉन्च हुई है, तो 2022 में क्वेश्चन पूछ लिया गया। चीफ मिनिस्टर जो है स्टेट के, उन्होंने वो इस आयोग के चेयरमैन की तरह एक्ट करते हैं। ना अगला क्वेश्चन है शेर शाह सूरी के रेफरेंस में, दोबारा से हम हिस्ट्री में चले जाते हैं एंड मुगल रूल मतलब मेडिवल हिस्ट्री से रिलेटेड ये क्वेश्चन रहेगा। इसमें पूछा गया ही वाज द आर्किटेक्ट ऑफ अ ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड हाउएवर हिज क्वालिटीज एज अ रूलर वर नॉट मोर रिमार्केबल देन हिज विक्ट्रीज ऑन द फील्ड ऑफ बैटल। तो इसमें हमें बताना है कि करेक्ट आंसर क्या रहेगा। ऑप्शन 1 ही करेक्ट रहेगा, ऑप्शन 2 गलत रहेगा, बिकॉज उनकी क्वालिटी एज अ रूलर वर नॉट रिमार्केबल, यहाँ पर नॉट वर्ड नहीं होना चाहिए था, ठीक है ना, वो रिमार्केबल थी उनकी विक्ट्रीज, क्योंकि कोई भी चीज़, कोई भी रूलर, कोई भी किंग जीत रहा है कहीं फील्ड पे, तो उसकी कहीं ना कहीं क्वालिटीज रूलर की भी अच्छी रहेंगी। उसने बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी करी थी, जैसे कि ऑन द वे उसने बहुत सारे वेल्स बनवाए थे और उसने जीटी रोड का भी कंस्ट्रक्शन कराया था, तो इस तरीके की चीज़ें उसने कराई थी, ठीक है, सभी के लिए यूजफुल थी, तो उसको हम क्वालिटीज एज अ रूलर गलत नहीं बोल सकते। सो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट रहेगा। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर इसको माना जाता है, एडमिनिस्ट्रेटर माना जाता है, देखिए यहाँ पर भी लिखा है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ मेडिवल इंडिया। अगला क्वेश्चन है एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज इंडिया का पहला ओपन रॉक म्यूजियम इनॉग्रेट किया गया है। ओपन रॉक म्यूजियम इंडिया का कहां पर इनॉग्रेट किया गया है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद, हैदराबाद में इसको इनॉग्रेट किया गया जनवरी 2022 में। अगला क्वेश्चन है कि किला ए क्यूना, किला ए क्यूना जो है पुराना किला के अंदर, दिल्ली में पुराना किला है, उसके अंदर किला ए कुना, ये किसने बनवाया था? ये मस्जिद है, ये कौन से राजा ने बनवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा शेरशाह, शेरशाह ने ही बनवाया था किला ए क्यूना 1541 में। अगला क्वेश्चन है इंडिया की स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग बताना है कि कितने स्टेट या यूनियन टेरिटरीज में 33% से ज़्यादा एरिया फॉरेस्ट के अंडर में आता है। सो ऑप्शन है सी करेक्ट। टोटल 17 स्टेट्स ऐसे हैं इंडिया के जो कि 33% से ज़्यादा एरिया उनका फॉरेस्ट के अंदर आता है। अगला क्वेश्चन रहेगा कितने एथलीट्स को डिक्लेयर किया, इनमें से कौन सा एथलीट है बेसिकली जो कि दिसंबर 2021 में डिक्लेयर किया गया एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड उसको दिया गया है बाय द टाइम मैगजीन। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर है सिमोन बाइल्स। सिमोन बाइल्स को एथलीट ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड दिया गया है और ये वर्ल्ड के नंबर 1 जिम्नास्ट है। बेसिकली पूछ ले कि ये भी पूछ सकता था कि कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है ये, तो इनका स्पोर्ट्स रहेगा जिम्नास्ट। शी वाज अ जिम्नास्ट। ओके, नाउ अगला क्वेश्चन है इन इवेंट्स को हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो ये बहुत ही पसंदीदा टाइप का क्वेश्चन होता है यूपीपीसीएस के लिए, जो कि ये पूछते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बहुत ज़्यादा कॉमन रहता है, खासकर हिस्ट्री के क्वेश्चंस में ये ज़्यादा ऑब्जर्व किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले रीजनल रूरल बैंक एस्टैब्लिश किए गए, उसके बाद नेबार्ड एस्टैब्लिश किया गया एंड उसके बाद इन्होंने बैंक लिंकेज प्रोग्राम को लॉन्च किया सेल्फ हेल्प ग्रुप का, एंड किसान क्रेडिट कार्ड उसके बाद लॉन्च किया गया, सबसे बाद में ये हुआ था। अगला क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द इंडिया का नेशनल यूथ फेस्टिवल से रिलेटेड जो कि जनवरी 2022 में हुआ था, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? सो 20th एडिशन, दिस वाज 20th एडिशन ऑफ नेशनल यूथ फेस्टिवल। नेशनल यूथ फेस्टिवल का 20वां एडिशन है ये, और ये पौंडीचेरी में हुआ था। तो ये करेक्ट है कि पौंडीचेरी में ये हुआ था, बट ये एडिशन वाला पॉइंट गलत है क्योंकि ये 25th एडिशन था नेशनल यूथ फेस्टिवल का। तो ऑप्शन ओनली टू इज करेक्ट। ओके, ओनली 2 इज करेक्ट क्योंकि 25th एडिशन था नेशनल यूथ फेस्टिवल का, और ये स्वामी विवेकानंद की बर्थ एनिवर्सरी 12 जनवरी को ये स्टार्ट किया गया था। नाउ अगला क्वेश्चन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास किया है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट, कौन से साल में किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 2001 में ये लॉन्च किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन रहेगा कि इनमें से कौन सी सिटी was not able to among the top 3 positions in the sustainable development goal urban index। sustainable development goal urban index लॉन्च करी गई है और डैशबोर्ड 2021-22 का कौन सी सिटी है जो कि टॉप 3 में नहीं रही है? इसका मतलब हमें बताना है कि जो टॉप 3 हमें पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए कि टॉप 3 में कौन रही हैं, जो रही हैं उसके अलावा हमें यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, इंदौर वो सिटी है जो कि टॉप 3 में नहीं रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अर्बन इंडेक्स एंड डैशबोर्ड में, जो कि नीति आयोग ने डिक्लेयर किया था नवंबर 2021 में। तो करंट अफेयर में देखने को मिल रहे हैं नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ठीक है, नवंबर दिसंबर ऑफ 2021 एंड जनवरी ऑफ 2022। पेपर हुआ है हमारा 4 अप्रैल को 2022 में। सो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि
3 4 5 5 से लेकर मतलब 3 महीने से लेकर 5 महीने तक के करंट अफेयर्स जो है पूछ रहा है यूपीपीसीएस एग्जाम की डेट से। ना अगला क्वेश्चन है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कौन से साल में फॉर्म हुई थी? तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल 1952 में फॉर्म हुई थी। बेसिकली स्टैटिक जीके है बिल्कुल। जब हम इकोनॉमी पढ़ते हैं ना तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का नाम आता है, प्लानिंग कमीशन का नाम आता है, उस टाइम पर हम ये चीज़ें पढ़ते हैं, है ना। तो हमें वही चीज़ है कि हमें याद रखना है ये, क्योंकि क्वेश्चंस डायरेक्ट बन रहे हैं बिल्कुल कि 1952 में ये बेसिकली बनी थी बॉडी, और प्राइम मिनिस्टर इसको प्रिसाइड करते थे मतलब उस टाइम पर। अब तो ये इसको एक तरह से बैन कर दिया गया है जब से नीति आयोग आया है, इसका कुछ यूज़ नहीं रहा है। अगला क्वेश्चन है हेडक्वार्टर ऑफ सिडबी। सिडबी के हेडक्वार्टर्स कौन से प्लेस पर हैं? सिडबी के हेडक्वार्टर्स लखनऊ में हैं, और ये 1999 को सेटअप किया गया था 2 अप्रैल को सिडबी के हेडक्वार्टर्स। अगला क्वेश्चन रिंगलमैन स्केल क्या मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है? तो स्मोक को मेज़र करने के लिए रिंगलमैन स्केल को यूज़ किया जाता है। 1888 में पेरिस में मैक्सिमिलियन रिंगलमैन ने इसको डेवलप किया था। अगला क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू अ बुक, एक बुक के रेफरेंस में बताना है इन्फॉर्मेशन, इंट्रोडक्शन, कंटेंट्स, चैप्टर। अच्छा, इनको अरेंज करना है, एक लॉजिकल अरेंजमेंट करना है इसका। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा, सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले रहता है इंडेक्स। सबसे अच्छा बुक है ना, हाँ, तो बुक के केस में सबसे पहले रहता है टाइटल रहेगा, बुक का टाइटल रहेगा। मैं सोच रहा हूँ चैप्टर का टाइटल, नो इट्स नॉट चैप्टर का, ये बुक का टाइटल हो गया सबसे पहले। उसके बाद उसके कंटेंट बता देगा ये, मतलब ये हो गया नंबर ए। उसके बाद ये बता देगा कंटेंट कि क्या क्या कंटेंट है उसका, ठीक है। उसके बाद ये बता देगा, उसके बाद इंट्रोड्यूस कर देगा, इंट्रोडक्शन कर देगा। उसके बाद ये चैप्टर्स बता देगा। उसके बाद ये इंडेक्स रख देगा। आई थिंक ये ऑप्शन इन्होंने गलत दिया हुआ है, टाइटल रह गया, ठीक है। टाइटल हो गया सबसे पहले, अगर टाइटल रखेंगे तो इंडेक्स। इसका आंसर एक बार चेक करना पड़ेगा, बट ये गलत लग रहा है कुछ, क्योंकि टाइटल पहले ठीक हो गया, बट उसके बाद तो इंडेक्स होना चाहिए। इंडेक्स होगा, फिर चैप्टर्स होंगे, फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन करके कंटेंट होना चाहिए, है ना। थोड़ा कन्फ्यूज़न है इसमें, देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, एक बार डिस्कस करेंगे बाद में। तो अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शेड्यूल्ड ट्राइब वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में फाउंड नहीं होता उत्तर प्रदेश के? उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है वाराणसी, जो कि थोड़ा साउथ में लाई करता है, साउथ ईस्ट में। और इसमें जो ट्राइब नहीं मिलती है, चेरो मिलती है, गोंड मिलती है, खारवाड़ मिलती है, बट सहारिया वहाँ पर नहीं मिलती, तो ये करेक्ट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है ये, और ये पता होना चाहिए, सहारिया ट्राइब जो है वो हमारी ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में मिलती है। ललितपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है झांसी के साउथ में। ये ऐसा डिस्ट्रिक्ट है ललितपुर की एक खास बात है कि ये डिस्ट्रिक्ट तीनों साइड से मध्य प्रदेश से सराउंडेड है। तीनों साइड पे मध्य प्रदेश है, एक साइड पे झांसी है बस, यूपी का। नाउ अगला क्वेश्चन है रिवर गंगा एंटर्स इन उत्तर प्रदेश फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट? कौन से डिस्ट्रिक्ट से गंगा उत्तर प्रदेश में एंटर करती है? करेक्ट आंसर है बिजनौर। बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से गंगा जो है यूपी में एंटर करती है, और 27 डिस्ट्रिक्ट्स के थ्रू फ्लो होती है यूपी से, और टोटल लेंथ है इसकी 1140 किलोमीटर। और बेसिकली जो मेजर डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो हैं प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, अलीगढ़, मिर्ज़ापुर। तो ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ से गंगा रिवर फ्लो करती है। अगला क्वेश्चन है प्रोविजन कौन सा, जॉइंट सिटिंग का कौन सा प्रोविजन है जो कि दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट को मेंशन किया गया है, और वो कौन से आर्टिकल के अंडर में मेंशनड है? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 108। आर्टिकल 108 डील करता है विद द जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। और जॉइंट सिटिंग जो हुई है सिर्फ 3 बिल में ही आज तक हुई है। 3 बिल ऐसे रहे हैं हिस्ट्री में, पूरा जब से देश आज़ाद हुआ है 3 बार जॉइंट सेशन पार्लियामेंट का हो चुका है। एक हुआ डाउरी प्रोहिबिशन बिल 1961 में, और एक बैंकिंग सर्विस कमीशन रिपील बिल 1987 में, और एक 2002 में प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल में। 3 बार ही सिर्फ जॉइंट सिटिंग आज तक हुई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। इसमें से कौन सी एंटिटी नॉट हिंदुस्तानी म्यूजिक से एसोसिएटेड नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है मल गुर्जरी। मल गुर्जरी जो है वो एसोसिएटेड नहीं है हिंदुस्तान म्यूजिक के साथ। बाकी सारे राजा मानसिंह तोमर, तानसेन, सदारंग, अदारंग, ये सभी जो हैं हिंदुस्तान म्यूजिक के साथ एसोसिएटेड रहे हैं। अगला क्वेश्चन है प्रोविजन ऑफ 3 लेजिस्लेटिव लिस्ट इज फाउंड इन द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से शेड्यूल में तीनों लेजिस्लेटिव लिस्ट के प्रोविजंस के बारे में पता चलता है? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 में हमें इसका आइडिया लगता है कि हाँ कौन सी कितनी हमारे पास 3 लिस्ट हैं, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, और उसमें कितने कितने सब्जेक्ट्स अभी करंट में हैं, कौन से गवर्नमेंट के पास कितने सब्जेक्ट्स हैं पावर अपना लॉ बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है नौजवान सभा के इनिशियल मेंबर कौन नहीं थे, जो कि 1926 में बनी थी नौजवान सभा। तो इसमें कौन मेंबर नहीं थे? अंबिका चक्रवर्ती, यशपाल, भगत सिंह, छबिलदास। तो इसका करेक्ट आंसर है
अंबिका चक्रवर्ती इसकी इनिशियल मेंबर नहीं थी नौजवान सभा की, जो कि 1926 में बना था। भगत सिंह ने फाउंड करी थी ये नौजवान सभा। भगत सिंह ने 1926 मार्च में उसको फाउंड किया था। इसके मेंबर्स थे भगत सिंह, यशपाल, छबीलदास, चंद्रशेखर आज़ाद। अगला क्वेश्चन है ईज इंडेक्स के रेफरेंस में हमें बताना है कौन सा पॉइंट करेक्ट है। ईज इंडेक्स एक परफॉर्मेंस मेजर करती है पब्लिक सेक्टर बैंक का, जो कि गवर्नमेंट बैंक होते हैं, उनके परफॉर्मेंस को मेजर करती है। और दूसरा मेजर करती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर एमएसएमईज। एमएसएमई से रिलेटेड ये नहीं है, इसीलिए ऑप्शन 1 करेक्ट रहेगा। ये सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक्स की फंक्शनिंग को, उनकी परफॉर्मेंस को एक मेजर करने की इंडेक्स है। अगला क्वेश्चन है कौन सा विटामिन इनमें से पानी में सॉल्युबल होता है। सो पानी में जो सॉल्युबल होते हैं सिर्फ विटामिन बी एंड सी होते हैं। ओके, बी एंड सी विटामिन यहाँ पर सॉल्युबल होते हैं पानी में। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा विटामिन बी एंड सी। तो कुछ क्वेश्चंस इन्होंने ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं, ऐसा बी एंड सी दोनों ही सॉल्युबल होते हैं। यहाँ पर इन्होंने अलग अलग ऑप्शन में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 48 है, इनमें से कौन सा डॉप्सन यूनिट से हम क्या चीज़ मेज़र करते हैं। सो ओजोन की कंसंट्रेशन को डॉप्सन यूनिट में मेज़र किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है प्रेसिडेंट ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का 1929 में जो बनी थी उसका प्रेसिडेंट कौन था। तो उस टाइम पर जवाहरलाल नेहरू थे, वो कांग्रेस के भी वो बने थे, क्या बोलते हैं, जो कांग्रेस का सेशन हुआ था जहाँ पर पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किया गया था एज अल्टीमेट गोल, है ना। और उसके बीच जो प्रेसिडेंट थे वो भी जवाहरलाल नेहरू थे, है ना। आईएनसी का सेशन जो हुआ था एंड लाहौर में हुआ था वो सेशन, राइट। और उसके बाद जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनी थी इसके प्रेसिडेंट भी जवाहरलाल नेहरू ही थे। नाउ अगला क्वेश्चन आता है लेक बलकक्ष। लेक बलकक्ष जो है वो कौन सी कंट्रीज़ में सिचुएटेड है। सो कजाकिस्तान में वो सिचुएटेड है। कजाकिस्तान में लेक बलकक्ष सिचुएटेड है। अगला क्वेश्चन है कि मीजोलिथिक साइट्स हैं, हमें वेस्ट टू ईस्ट इनको अरेंज करना है जोग्राफिकली। पैसरा, लेखाबिया, बीरभानपुर और महादाहा। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये जो है महादाहा सबसे ज़्यादा वेस्ट में है, उसके बाद है लेखाइया और उसके बाद है बिरहानपुर, उसके बाद पैसरा। सो करेक्ट आंसर ये रहेगा। इस तरीके से डिस्ट्रिक्ट भी बताया गया है कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर, बिहार और वेस्ट बंगाल, इस तरीके से है ये वेस्ट टू ईस्ट। अगला क्वेश्चन है मैचिंग करनी है लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। ये विटामिन है और इनका यहाँ पर इनके अंदर का कंटेंट यहाँ पर दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी का मतलब है विटामिन, कैरोटीन एंड एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि विटामिन इनमें से कौन से हैं। विटामिन कैरोटीन है। उसके बाद प्रोटीन जो है वो प्रोटीन हमें पता होना चाहिए, हेयर में एक प्रोटीन होता है कैरेटिन, ओके। एंड हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरॉन। सो सी का 4 हो गया, राइट। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। और बी का हो गया पैप्सिन, एंजाइम होता है पैप्सिन और प्रोटीन होता है कैरेटिन, ओके। तो ये हो गया करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मैचिंग करनी है प्लेस को रिलेटेड तीर्थंकार के साथ। अब श्रावस्ती में कौन से तीर्थंकार थे, अयोध्या में कौन से थे, वो हमें यहाँ पे मैचिंग करनी है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। प्लेस देखिए श्रावस्ती में है, श्रावस्ती में थे तीर्थंकार संभवनाथ, काकानडी में थे सुविधनाथ, अयोध्या में थे ऋषभनाथ, पपोसा में थे पद्म प्रभु। तो ये तीर्थंकार थे और उनसे रिलेटेड प्लेस थी। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी सिटी को अवार्ड किया गया है स्टार रेटिंग इन द गार्बेज फ्री सिटीज़ इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2021। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए अलीगढ़। अलीगढ़ को अवार्ड किया है एक स्टार रेटिंग गार्बेज फ्री सिटीज़ में 2021 में जो ये रिजल्ट आया था। अगला क्वेश्चन है ये मैथ थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया कि इसमें फाइंड मिसिंग नंबर बताना है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे ये ट्राइंगल दे दिए और अंदर एक नंबर दे दिया, ओके। तो उसके बाद यहाँ पर भी ट्राइंगल के बाहर नंबर दे दिया और इसके अंदर एक नंबर दे दिया। फॉर्मूला इस तरीके से पैटर्न होता है कि 5 × 5 + 5 / 5, तो ये हो गया 6। उसके बाद अगले हमने देखा 3 × 3 + 21 / 3, तो ये हो गया 10। सिमिलरली हम ये करेंगे 4 × 4 + x सपोज / 4 = यहाँ 11 अंदर है, तो यहाँ पर हम करेंगे 4 × 4 = 16 + x = 44। सो x = 28 इज़ द करेक्ट आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन करने होते हैं। अगला क्वेश्चन है 1809 में राजा राममोहन रॉय ने एक फेमस बुक लिखी थी गिफ्ट टू मोनोथिस्ट इन्होंने लिखी थी, कौन सी भाषा में लिखी थी। तो इसका करेक्ट आंसर है पर्शियन। इन्होंने पर्शियन में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट बुक को लिखा था। इनमें से कौन सा प्लांट हार्मोन होता है। प्लांट हार्मोन होता है साइटोकाइनिन, क्योंकि ये सारे जो हार्मोन्स हैं ये ह्यूमन हार्मोन्स हैं, ह्यूमन एनिमल बॉडी में मिलते हैं ये ह्यूमन्स में। अगला क्वेश्चन है 58 प्लांट एक्सेप्ट नाइट्रोजन इन विच फॉर्म। कौन से फॉर्म में नाइट्रोजन को एक्सेप्ट करते हैं। तो नाइट्रेट की फॉर्म में प्लांट्स नाइट्रोजन को एक्सेप्ट करते हैं, जो कि लेग्यूमिनस प्लांट्स फिक्स करते हैं सॉइल में। अगला क्वेश्चन है मैचिंग करनी है लिस्ट 1 की लिस्ट 2 के साथ एम्परर एंड दीवान। एम्परर कौन था और उस टाइम पे दीवान कौन था। तो
ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अकबर मुजफ्फर खान, अकबर के टाइम पर दीवान थे मुजफ्फर खान। जहांगीर के टाइम पर थे घियास बेग इत्मादुद्दौला। शाहजहाँ के टाइम पर थे शादउल खान। और औरंगज़ेब के टाइम पर थे असद खान। नाउ अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? मैचिंग दी हुई है। इंस्टीट्यूट एंड लोकेशन, नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग गाजियाबाद में है, करेक्ट है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च कानपुर में है, ये भी करेक्ट है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च ये गोरखपुर में नहीं है, ये वाराणसी में है, इट इज़ इन वाराणसी। अगला क्वेश्चन है मतलब अगला पॉइंट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, ये लखनऊ में है, करेक्ट है। तो हमें ये बेसिकली पता होना चाहिए, किसी और फॉर्म में इस बार क्वेश्चन में इस बार पेपर में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है अहमद नासिर अल रसीसी who was elected president of Interpol in November 2021 is from which of the following country? कौन से देश से बिलोंग करते हैं अहमद नसीर अल रईसी? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी क्रॉप है जो कि कवर करी गई है प्राइस कंट्रोल के अंडर द प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? इसका करेक्ट आंसर है पोटैटो। पोटैटो ऐसी क्रॉप है जो कि प्राइस कंट्रोल के अंडर कवर करी गई है प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड में, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है कॉमर्स के रेफरेंस में बताइए, इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। इन द फील्ड ऑफ बिजनेस दैट असिस्ट इन द रिमूवल ऑफ ऑल द इम्पेडिमेंट्स टू द फैसिलिटेशन ऑफ एक्सचेंज एंड इट डील्स विद द फैक्टर्स ऑफ डिलीवरिंग द प्रोडक्ट्स टू द कंज्यूमर्स। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही पॉइंट करेक्ट हैं कि कॉमर्स ही वो बिजनेस का फील्ड है जो असिस्ट करता है सारे इम्पेडिमेंट्स को हटाने में टू द फैसिलिटेशन ऑफ एक्सचेंज करने में, प्रोडक्ट्स कोई बना इधर से उधर उसको कर रहे हैं, तो कॉमर्स बेसिकली उसका पार्ट है। उसके बाद है कि डील्स विद द फैक्टर्स ऑफ डिलीवरिंग द प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर्स को जो प्रोडक्ट्स डिलीवर किए जा रहे हैं उनके फैक्टर्स से ये बेसिकली डील करता है। तो दोनों पॉइंट्स ये करेक्ट हैं कॉमर्स से रिलेटेड। नाउ अगला क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया ईयर 2023 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट क्रॉप्स। ये तो काफ़ी फेमस है और इस साल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रहा है, करंट अफेयर्स में भी रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर है मिलेट क्रॉप्स। 2021 में भी क्वेश्चन पूछ लिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 65, इनमें से कौन सा फॉलोइंग ट्री जो है मेडिटेरियन फॉरेस्ट में नहीं मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर है टीक। टीक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में मिलता है और मेडिटेरियन फॉरेस्ट में ओक, ऑलिव, चेस्टनट वगैरह मिलते हैं। पाइन भी वहाँ पर मिलते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप्स के वहाँ पर मिलते हैं, बट टीक वहाँ पर नहीं मिलता क्योंकि ट्रॉपिकल एरियाज में ज़्यादातर ये मिलता है। अगला क्वेश्चन इनमें से कौन सा विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैंग्रोव एरियाज इज सिचुएटेड इन द डेल्टा रीजन ऑफ द गोदावरी रिवर? गोदावरी रिवर के डेल्टा रीजन में कौन सा मैंग्रोव ट्री मिलता है? तो उसका करेक्ट आंसर है कोरिंगा मैंग्रोव फॉरेस्ट आंध्र प्रदेश गोदावरी डेल्टा में मिलता है। नाउ अगला क्वेश्चन रामसर वेटलैंड साइट्स के रेफरेंस में बताना है कौन से सिचुएटेड इन एनी स्टेट, मतलब इंडिया के किसी भी स्टेट में कौन सी रामसर वेटलैंड साइट है? तो ऑप्शन बी है पॉइंट कैलिमेर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी। 1967 में इसको प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर किया गया था तमिलनाडु में, और इसको 2002 में रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था। 385 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। यहाँ पर सॉल्ट स्वैम्प और मुठपेट मैंग्रोव्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन इन द इवेंट ऑफ वैकेंसी, अब ऑफिस में सपोज दोनों ही प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में वैकेंसी हो गई किसी भी कारणवश, तो इसमें प्रेसिडेंट का फंक्शन कौन करेगा? तो प्रेसिडेंट का जो ऑर्डर रहता है बेसिकली वो यही है कि अगर प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंट करेंगे, प्रेसिडेंट नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेंगे, और सपोज करो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो होंगे वो प्रेसिडेंट की तरह प्रेसिडेंट के ऑफिस में काम करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट डे ऑफ द ईयर 2020 का पहला दिन जो है बुधवार था, तो 2021 का लास्ट दिन क्या होगा? तो आंसर है थर्सडे। 2020 का पहला दिन था बुधवार, तो इसका भी एक फार्मूला एक ट्रिक होती है, देखेंगे अभी, बट इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए थर्सडे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर इसकी एक ट्रिक होती है, मतलब क्या होता है कि ईयर देखते हैं कि लीप ईयर है या फिर लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है, उसके बेसिस पर होता है कि 7 से डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ डेज़ को, 365 को करेंगे तो ये हो जाएगा, मतलब 1 आ जाएगा, और लीप ईयर के केस में 366 डेज़ होंगे तो वो 2 हो जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर जैसे डे है और हम सेम डे अगले साल में देखेंगे तो +1 कर देंगे, और अगर लीप ईयर रहेगा +2 कर देंगे उस डे में। तो यहाँ वेडनेसडे था उसमें हमने +1 कर दिया तो वो हो गया वेडनेसडे का थर्सडे। ठीक है, इस तरीके से ये होता है सिस्टम। नंबर ऑफ़ डेज़ को 7 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आए उसको इतना ऐड कर दो, इस तरीके से ये रहता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इनटू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर।
जैसे प्रोजेक्ट एलिफेंट, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, दिस इज एक्ट, एंड प्रोजेक्ट टाइगर। तो इसका करेक्ट जो क्रोनोलॉजी रही है, सबसे पहले आया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ओके, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया 1972 में, प्रोजेक्ट टाइगर आया 1973 में, प्रोजेक्ट एलिफेंट आया 1992 में, और 2002 में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट आया। तो ये इनकी क्रोनोलॉजी रही है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, राइट। अब अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मिडिल ईस्ट का पार्ट नहीं है? मिडिल ईस्ट में कौन सा पार्ट नहीं आता मतलब, तो इसका मिडिल ईस्ट में अब देखना पड़ेगा मैप को कि कौन सा पार्ट उसमें कंसिडर नहीं किया जाता। मिडिल ईस्ट एक ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल रीजन है जो कि वेस्टर्न एशिया में, जो सऊदी अरेबिया वाला रीजन है वो पूरा उसको मिडिल ईस्ट ही बोला जाता है। अरेबियन पेनिनसुला वाला, वहाँ पे देखिए बहरीन, साइप्रस, इजिप्ट, ईरान, इराक, इसराइल, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, सीरिया, टर्की, यूएई, तो ये सभी होते हैं। बट यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन इस तरीके से दिए हुए हैं कि एलिमिनेट करना और करेक्ट आंसर चूज़ करना पता होने के बाद भी कि ये कंट्रीज़ हैं, इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो यहाँ पर इसीलिए इन्होंने भी यहाँ पर आंसर में स्टार दिया हुआ है, बिकॉज इट विल बी डिसाइडेड बाय द कमीशन इटसेल्फ। अगला क्वेश्चन है, ग्वादर पोर्ट, पाकिस्तान में जो ग्वादर पोर्ट है वो कौन से प्रोविंस में है? तो इसका करेक्ट आंसर है बलोचिस्तान। बलोचिस्तान में ग्वादर पोर्ट सिचुएटेड है पाकिस्तान के। अगला क्वेश्चन है, 1817 में फेमस हिंदू कॉलेज डेविड हैरे ने एस्टैब्लिश किया था, कहाँ पर किया था? तो करेक्ट आंसर है कलकत्ता में, क्योंकि उस टाइम पर सबसे जो इंपॉर्टेंट जो प्लेस थी वो कलकत्ता ही थी और वहाँ पर ही पूरा डेवलपमेंट हो रहा था। 1817 में ये हिंदू कॉलेज बनाया गया था वहाँ पर, और राजा राम मोहन रॉय, राधाकांत देव, रसामे दत्त, डेविड हरे, बैद्यनाथ मुखोपाध्याय, ये सभी वहाँ पर उन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस चीज़ में। अगला क्वेश्चन है, डेट 29, हाउ मेनी टाइम्स द डेट 29 विल फॉल बिटवीन 1 जनवरी 2022 से 1 जनवरी 2027? अब इसमें पूछा ऑलमोस्ट करीब 5 सालों में कितनी बार डेट 29 आएगी। तो इसका भी एक तरीका है कि 29 डेज़ हैं, लीप ईयर में 29 डेज़ होंगे, ठीक है। तो फरवरी जो होगी 29 डेज़ रहेगी लीप ईयर में। अब लीप ईयर कौन सा रहेगा? 2024 आई थिंक लीप ईयर रहेगा। तो उस केस में हमने देखा कि वो हो गया 12, बाकी अगर हम देखेंगे 22 में 11, 23 में 11, 24 क्योंकि लीप ईयर है उसमें 12, और 25 में 11 और 26 में 11, तो टोटल 56 डेज इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, रॉकेट किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो रॉकेट काम करता है मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम को कंजर्व किया जाता है और इसी बेसिस पर रॉकेट काम करता है। अगला क्वेश्चन, मैचिंग करनी है, लिस्ट 1 में दिए गए मॉन्यूमेंट्स और लिस्ट 2 में दिया गया बिल्डर कि इस मॉन्यूमेंट को किसने बनवाया। अटाला देवी मस्जिद, छोटा सोना मस्जिद, कदम रसूल, अदीना मस्जिद, पांडुआ, तो ये किसने बनवाया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो ये जो मॉन्यूमेंट अटाला देवी मस्जिद है वो इब्राहिम शाह शर्की ने बनवाया था, छोटा सोना मस्जिद वाली मोहम्मद ने बनवाया, और कदम रसूल नुसरत शाह ने बनवाया था, अदीना मस्जिद पांडुआ में सिकंदर शाह ने बनवाई थी। तो इस तरीके का ये हमारा आंसर हो गया, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। फिर इसमें पूछा अल्टरनेटिव विच विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, तो ये भी एक तरह का वही है। इसमें क्या कर रखा है इन्होंने, जिस नंबर पर ये हमारे सीरीज़ में आता है, जैसे A1 पे आ रहा है, W23 पे आ रहा है, इन सभी को लिख के उसको ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, तो जो आंसर आया वही यहाँ पर हो गया। अब टाइम को भी ऐसे करेंगे, सभी को इनका सम करा, 47 आया, इंटू 2 करा, 94 इज द करेक्ट आंसर, 94 करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है 78, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इनको एक ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। अकबर मैरिज प्रिंसेस ऑफ अंबर, बैटल ऑफ तुकारोई, मुगल इन्वेजन ऑफ उड़ीसा, करणी कंक्वेस्ट ऑफ उड़ीसा, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले मुगल इन्वेजन हुआ मालवा, मतलब मुगल ने मालवा पर हमला किया 1560 में। अकबर ने फिर शादी कर ली प्रिंसेस ऑफ अंबर से 1562 में। करणी की कॉन्क्वेस्ट हुआ उड़ीसा का, कर्णी ने कॉन्क्वेस्ट किया उड़ीसा का 1567 से 68 में किया, और बैटल ऑफ तुकारोई हुआ था 1575 में। तो इस तरीके से ये सीक्वेंस रहा था। अगला क्वेश्चन है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में जो नीति आयोग का है उसमें वो कब लॉन्च हुआ था? पहली बात तो लॉन्च कब हुआ था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जनवरी 2028 में लॉन्च हुआ था ये, और पीएम मोदी ने इसको लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, भूटान ने ऑर्डर ऑफ द ड्रक घायल्पो, ये अपना एक अवार्ड है, इनका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, वो प्राइम मिनिस्टर को दिया है। कौन से देश के प्राइम मिनिस्टर को दिया है? तो करेक्ट आंसर है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को दिया था दिसंबर 2021 में, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। ये भूटान का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड होता है। अगला क्वेश्चन आता है, आर्टिकल 300 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो है उसमें लीगल नेम गवर्नमेंट का क्या है? लीगल नेम जो है गवर्नमेंट का यूनियन ऑफ इंडिया है, यूनियन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन 82, इनमें से कौन सा आर्टिकल जो है वो related to the appointment of finance commission by the president of India? Finance commission is related to article 280 of the constitution. Okay,
अगला क्वेश्चन है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज़ अ पावर टू लेजिस्लेट, पावर है उसके पास लेजिस्लेट करने की फॉर द फॉलोइंग यूनियन ऑफ इंडिया, टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडियन सब्जेक्ट रेजिडेंट एंड देयर प्रॉपर्टी सिचुएटेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। सो पूरे वर्ल्ड में उससे उसका कोई मतलब नहीं है, जो भी इंडियन सब्जेक्ट है इंडिया तक ही सीमित रहेगा इसका जो कानून होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 आर करेक्ट बट 3 इज नॉट करेक्ट, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट क्योंकि 1 एंड 2 आर करेक्ट फॉर दिस। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी सिटी वॉज नॉट अमंग दी टॉप 3 क्लीनेस्ट सिटी इन मोर देन 1 लाख पॉपुलेशन कैटेगरी इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2021। तो इंदौर तो बहुत स्वच्छ रही है, ठीक है, सूरत भी रही है, विजयवाड़ा भी रहा है, बट तिरुपति जो है टॉप 3 में नहीं रही है, ठीक है, तिरुपति वॉज नॉट देयर इन द टॉप 3। 2016 में बेसिकली ये कंडक्ट किया गया था स्वच्छ सर्वेक्षण, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा अर्बन सैनिटेशन एंड क्लीनलीनेस सर्वे था। 6th एडिशन इसकी 2021 में हुई है और 2021 में सबसे नंबर 1 पे रही है इंदौर, और सूरत रही है 2nd पर, विजयवाड़ा रही है 3rd पे, और ये रही है 1 लाख प्लस पॉपुलेशन में, 1 लाख प्लस की जो पॉपुलेशन वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं या सिटीज़ हैं उनमें ये रही है। नाउ अगला क्वेश्चन है लेक विक्टोरिया जो है, लेक विक्टोरिया के रेफरेंस में हमें बताना है, लेक इज सराउंडेड बाय 4 कंट्रीज। जो लेक है विक्टोरिया वो 4 देशों से घिरा हुआ है, और जो अफ्रीकन रिफ्ट वैली है उसमें सिचुएटेड है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, बट 4 देशों से वो घिरा हुआ नहीं है, ये पॉइंट गलत है। कितने देशों से घिरा हुआ है फिर? ये केन्या, टांजानिया, युगांडा से शेयर हुआ है, मतलब 3 कंट्रीज से ये बॉर्डर शेयर करता है, और वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रॉपिकल लेक है और 2nd लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है दुनिया में। ओके, व्हाइट नाइल जो है वो विक्टोरिया नाइल को भी बोलते हैं उसको, वो इस लेक से ही निकलती है। अगला क्वेश्चन है इन अ क्यू ऑफ बॉयज़, बेसिकली ये भी एक उसका ही क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको आप अटैम्प्ट करिएगा, स्क्रीनशॉट इसका आप ले सकते हैं इस क्वेश्चन का, एंड इसको आप ट्राई कर सकते हैं अपने आप। ना अगला क्वेश्चन है इस तरीके से आप कर सकते हैं, ऑप्शन भी दिया हुआ है इन्होंने कि रमेश यहाँ पर बैठा है, रोहित यहाँ पर बैठा है, ठीक है, सोहन यहाँ पर है, टोटल 10 है, तो मिनिमम नंबर ऑफ बॉयज़ कितने रहेंगे? टोटल 10 रहेंगे, वही पूछा था इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू ट्रेड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। अब ट्रेड के रेफरेंस में मैंने पूछा कि क्या चीज़ करेक्ट है। ये ट्रेड जो होता है डिमांड एंड सप्लाई दोनों को ही रिप्रेजेंट करता है। ओके, करेक्ट है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। सिर्फ डिमांड साइड को ही करेगा नहीं करेगा, भाई डिमांड आएगी तो सप्लाई का भी, क्योंकि दोनों का रिलेशन होता है ये, ठीक है, डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं ये पॉइंट, डिमांड और सप्लाई, तो दोनों को ही ये ट्रेड जो है रिप्रेजेंट करेगा। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन है एंटीबायोटिक्स आर मोस्टली ऑब्टेन फ्रॉम। एंटीबायोटिक्स मोस्टली कहाँ से आते हैं? एंटीबायोटिक्स को मोस्टली बैक्टीरिया से ही ऑब्टेन किया जाता है, बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पूछ रहे हैं ऐसा कि करेक्टली मैच नहीं है, यहाँ पर ध्यान से हमें करना होगा कि मेज़ की मैचिंग, टैसलिंग, ग्राउंडनट पैकिंग, चिकपी टिलरिंग, टोबैको टॉपिंग। तो टोबैको का टॉपिंग ये सब सही है, चिकपी का टिलरिंग नहीं है, बेसिकली प्रोसेस सही है कि इनको उगाने के बाद कैसे इनको प्रोसेस किया जाता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो चिकपी का जो प्रोसेस होता है वो टेलरिंग से नहीं होता है, टेलरिंग से जो होता है वो राइस, व्हीट, शुगर केन, मेज़, ये टेलरिंग से होती हैं, बट चिकपी टेलरिंग से नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी कंट्री एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2022 का पार्ट नहीं है? इनमें से कौन सी कंट्री है बताइए, जो कि पैसिफिक ओशन जनवरी में शुरू हुई थी? इंडिया, जापान, फिलीपींस, साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया जो है सी ड्रैगन 2022 एक्सरसाइज का पार्ट नहीं थी, इसमें क्वाड की कंट्रीज थी, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए, कनाडा एंड साउथ कोरिया के साथ ये सब लोग थे। सी ड्रैगन एक एनुअल मल्टीनेशनल हाई एंड की एक्सरसाइज होती है जो कि यूएस नेवी कंडक्ट करती है, तो यूएस का पार्ट तो यहाँ पर होना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि वो क्वाड का भी पार्ट है, ठीक है, इंडिया भी क्वाड का पार्ट है, क्वाड की कंट्रीज हो गई और साथ में साउथ कोरिया एंड कनाडा की कंट्रीज यहाँ पर थी। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन नेशनलिस्ट नहीं है प्री इंडिपेंडेंट इंडिया के? रंगलाल, नवीन चंद्र सेन, हेमचंद्र बनर्जी, शिव कुमार बटलवी। सो शिव कुमार बटलवी जो हैं वो प्री इंडिपेंडेंट इंडिया के नेशनलिस्ट नहीं थे। ये एक इंडियन पोएट हैं, एक रोमांटिक पोएट्री ये लिखते हैं, अपनी रोमांटिक पोएट्री के लिए जाने जाते हैं, एक राइटर हैं, प्ले राइटर हैं पंजाबी लैंग्वेज के, एंड इनको बिरहान का सुल्तान भी बोला जाता है। ये नेशनलिस्ट नहीं है प्री इंडिपेंडेंस इंडिया के, ये बेसिकली एक ऑथर बोल सकते हैं, इंडियन पोएट हैं। अब अलास्का के रेफरेंस में हमें बताना होगा कि क्या चीज़ करेक्ट है। अलास्का इज़ द ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ यूएसए, यूएसए का ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट है, और दूसरा ये रशिया से परचेज करा गया था 1867 में। बेसिकली यूएस ने रशिया से अलास्का को खरीदा था 1867 में। ऑप्शन सी करेक्ट है, दोनों ही पॉइंट करेक्ट है। 49th स्टेट है ये, यूएस की 49th स्टेट बनी है ये। ओके ना, 1867 में रशिया से यूएस ने खरीद लिया था इसको। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन 10th चेयरमैन अपॉइंट करे गए हैं इसरो के? इसरो के 10th चेयरमैन कौन बने हैं? सो एस सोमनाथ 10th चेयरमैन बने हैं जनवरी 2022 में। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, दैट इज वेरी कॉमन। के सिवान को रिप्लेस करके सोमनाथ बने थे, और इनके अंडर में ही चंद्रयान 3 का सफल वहाँ पर लैंडिंग हो गई है। 94th क्वेश्चन है स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए स्कीम लॉन्च करी गई है, और ये किससे रिलेटेड है? ये वुमेन, SC एंड ST से रिलेटेड स्कीम है। अगला क्वेश्चन,
इनमें से कौन सी कंट्रीज साउथ एशिया से अटेंड करती हैं समिट फॉर डेमोक्रेसी होस्टेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए ऑफ अमेरिका इन दिसंबर 2021? दिसंबर 2021 में हमें बताना होगा कि साउथ एशिया में कौन सी कंट्रीज़ ने उसको पार्टिसिपेट किया था। तो इंडिया, नेपाल एंड मालदीव्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ यूएस ने इसको होस्ट किया था। तो प्रेसिडेंट बिडेन ने किया था, 2 मंथ की थी, ये दिसंबर की बात है। ओके, अगला क्वेश्चन है 96 क्वेश्चन है, ये भी वैसा ही एक रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन। MET, सेट, TET, ये इनका कोड ये है, तो बताइए PET का क्या कोड होगा। तो इसका बेसिकली वो ये पैटर्न होता है, MET जैसे MET का करके इंटू 4 कर दिया, M इंटू 4 52, S इंटू 4 76, तो पहले लेटर से इन्होंने कर दिया इस तरीके से। जैसे T का जो नंबर है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में वो 20 है, इंटू 4 कर दिया, 4 कर दिया तो यहाँ आ गया 80 होगी इसकी वैल्यू। P की वैल्यू जो भी है, P की वैल्यू 16 है, इंटू 4 कर दी, हो गई 64 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ना अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सक्सेसफुली क्लोन्ड एनिमल है। सो सक्सेसफुली क्लोन्ड एनिमल है शीप। शीप ऐसा एनिमल है जो कि 1996 में क्लोन करा गया था। पहला मैमल भी है और पहला एनिमल भी है जो कि क्लोन किया गया था। अगला है क्वेश्चन, डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट क्या था पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का इन द यूनियन बजट 2020-21 के बजट में डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट हमें बताना है कितना था। तो ये था 1,00,000 करोड़। 1,00,000 करोड़ इसकी बेसिकली वैल्यू बताई गई थी, जो कि बजट में 2020-21 में बताई गई थी। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, ये कहाँ पर सिचुएटेड है। ये है लखनऊ में। लखनऊ में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, सभी का हमें पता होना चाहिए। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये लखनऊ में है। और बेसिकली ये बोल सकते हैं कि फ्रंटियर प्लांट रिसर्च लेबोरेटरी है काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की जो काउंसिल है CSIR, फिर 1959 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इंडोनेशिया के रेफरेंस में हमें बताना है कि इसमें 15,000 से ज़्यादा आइलैंड है और 150 एक्टिव वॉल्केनोज से भी ज़्यादा इसमें है। सो पॉइंट 1 करेक्ट है, 15,000 से ज़्यादा वॉल्केनो है, बट 150 एक्टिव वॉल्केनो यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर 17,000 के आसपास तो आइलैंड हो गए टोटल, और 76 एक्टिव वॉल्केनो है। यहाँ पर कितना बताया गया, 150 एक्टिव वॉल्केनो, ऑलमोस्ट डबल इन्होंने बताया गया। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ना अगला क्वेश्चन है 101, एज पर द 4th एडिशन, बेसिकली स्टेट हेल्थ इंडेक्स जो रिलीज़ करी गई नीति आयोग ने 2021 में, उसका 4th एडिशन जो आया उसके अकॉर्डिंग बताना है हमें कि स्मॉलर स्टेट्स कैटेगरी में सबसे बढ़िया किसने परफॉर्म किया है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा मिजोरम। मिजोरम ने सबसे बढ़िया परफॉर्म किया है स्टेट हेल्थ इंडेक्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। रैंकिंग स्टेट्स की बात करेंगे तो बड़ी स्टेट में टॉप पे रही है यूपी, असम एंड तेलंगाना। छोटे स्टेट्स में मिजोरम एंड मेघालय ने बेस्ट परफॉर्म किया। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं ये छोटे स्टेट में, और दिल्ली जो यूनियन टेरिटरी में रही है टॉप पे, और जम्मू कश्मीर उसके बाद रही है। अगला क्वेश्चन है, टर्मरिक इज एन एग्जांपल ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम नोन एज, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम राइजोम बोलते हैं। जो टर्मरिक होती है, जो हल्दी होती है, वो बेसिकली ये तो पता है हमें जड़ में होती है, बट उसको हम बोलते हैं राइजोम। राइजोम भी हम उसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रॉल इनमें से कोलेस्ट्रॉल क्या होता है इनमें से। सो कोलेस्ट्रॉल एक स्टीरॉइड है। कोलेस्ट्रॉल क्या है, स्टीरॉइड, ठीक है। ये एक वैक्सी फैट होता है, बेसिकली फैट की तरह सब्सटेंस होता है हमारे बॉडी के सेल्स में, ये बेसिकली फाउंड होता है। और ये हमें फूड से भी मिलता है, एनिमल सोर्सेज वाले फूड से ये हमें मिलता है। और 2 तरह का होता है ये, LDL एंड HDL। LDL हमारी बॉडी में कम होना चाहिए, HDL हमारी बॉडी में ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। स्टीरॉइड फैमिली होती है लिपिड, बेसिकली फैट कंपाउंड्स की। अगला क्वेश्चन है, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया के रेफरेंस में बताइए सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क्स मध्य प्रदेश में है, और सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अंडमान निकोबार आइलैंड्स में है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर C। बिल्कुल सही पॉइंट है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट दी हुई है। सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, टोटल 9। सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, 96। उसके बाद है महाराष्ट्र में। ओके, अगला क्वेश्चन, 2 स्टेट्स में से हमें बताना, इनमें से कौन सी 2 स्टेट्स जो है लीडिंग प्रोड्यूसर है बॉक्साइट की इंडिया में। अब मिनरल से भी ये क्वेश्चन आ गया। ज्योग्राफी से नोटिस किया कि बहुत ही कम क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं, बट ऐसा नहीं है कि ज्योग्राफी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है इसके लिए, बट करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं ओवरऑल। तो बॉक्साइट का क्वेश्चन पूछा इन्होंने कि 2 स्टेट में बॉक्साइट का लीडिंग प्रोड्यूसर है, बताइए कौन सी स्टेट्स हैं। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस 2020-21 की रिपोर्ट आई है, उसके अकॉर्डिंग हमें बताना होगा। ऑप्शन C करेक्ट है, ऑप्शन C है 1 एंड 4। सो उड़ीसा और गुजरात में सबसे ज़्यादा जो है बॉक्साइट है हमारे इंडिया में। ओके, बॉक्साइट के सोर्स हैं इंडिया के लिए, और एज पर द रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। अगला क्वेश्चन है 106वां क्वेश्चन, टू रिड्यूस द इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर। इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में इंटरेस्ट पेमेंट को कम करने के लिए इनमें से कौन सी स्कीम को लॉन्च किया गया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो स्कीम है उदय स्कीम। उदय स्कीम जो है 2015 में लॉन्च करी गई है। इसका फुल फॉर्म है उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में करी गई है, फाइनेंशियल टर्न अराउंड करने के लिए पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का। तो ये सब इसके जो है पॉइंट्स हैं।
जिसके लिए ये लॉन्च की गई है। अगला क्वेश्चन है, टेबल में नंबर दिए हुए हैं, इसमें एक एक्स भी दिया हुआ है, इसकी वैल्यू हमें डिटरमाइन करनी है। तो इस तरीके से रहता है, ये कुछ पैटर्न है, 3 × 6 एंड 8 - 10 = 8 - 1, मतलब इस तरीके से इसका पूरा पैटर्न है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन इसका दिया हुआ है। तो 10 आ जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पर। ओके, सो 10 इज द करेक्ट आंसर इन दिस। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी गैस यूज़ होती है मैन्युफैक्चर करने के लिए पॉलीथीन को मैन्युफैक्चर करने के लिए इथिलीन का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। ठीक है, पॉलीथीन बेसिकली इथिलीन आ रहा है ना, इथिलीन को हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, उससे पॉलीथीन बनाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग हमें बताना, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शेल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। आंसर इज ओनली वन, प्रेसिडेंट को ही एग्जीक्यूटिव पावर जो है दी जाती है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। बट एक्चुअल हैंडल कौन करता है वो सभी को पता है, नो नीड टू मेंशन इट हियर, राइट। सो पार्ट 5 में हमारा यूनियन गवर्नमेंट वाला पार्ट डील होता है, ये हमें पता होना चाहिए। और आर्टिकल्स जो होते हैं उसके आर्टिकल 52 से आर्टिकल 151 तक हम यहाँ पर देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशनड है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से हमें मैचिंग करनी है लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 की मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ एज एंड ऑफिस और पोस्ट। सो 21 साल एज होती है मेंबर ऑफ पंचायत की, पंचायत में मेंबर बनने के लिए 21 साल मिनिमम एज होनी चाहिए, और 25 साल एज होनी चाहिए आपकी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनने के लिए। ओके, तो ये इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1 का 2 और बी का हो जाएगा बी का 3। ठीक है, 25 साल होनी चाहिए आपकी एज एमएलए बनने के लिए, और 30 साल होनी चाहिए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बनने के लिए, और 35 ईयर्स कम से कम होनी चाहिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए। ओके, सो दिस इज द सिनेरियो यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, गैलापागोस आइलैंड के रेफरेंस में, जो कि पैसिफिक ओशन में है, हमें बताना है कि ये वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से बने हैं और ये साउथ अमेरिकन नेशन पेरू का पार्ट है। ये पॉइंट गलत है, ये पेरू का पार्ट नहीं है, ये वॉल्केनिक एक्टिविटी से बने हैं, ये पॉइंट सही है। ओके, सो ऑप्शन 1 इज ओनली करेक्ट यहाँ पर, है ना। और ये जो है यूकेडोर कंट्री का पार्ट है। ठीक है, सेकंड पॉइंट में अगर यूकेडोर होता तो करेक्ट होता। ये अपने बहुत बड़े बड़े यहाँ पर वो मिलते हैं, डिस्टिंक्टिव एंडेमिक स्पीशीज मिलती हैं, जैसे कि जियांट टॉर्टोइजेस, फिंचेस। गैलापागोस की लावा लिजार्ड्स बहुत बड़ी बड़ी चिपकली होती हैं 6-6 फुट की, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ये फेमस है। गैलापागोस आइलैंड हो गए, आपके मेडागास्कर हो गया, इन चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा ये फेमस रहता है। 112वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स इन द वर्ल्ड। देखिए, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो फल होते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा पपीता और सबसे ज़्यादा आम और सबसे ज़्यादा केला इंडिया में ही होता है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट दुनिया का आधा पपीता इसमें इंडिया में होता है, और करीब 40% आम जो है वो इंडिया में होते हैं। ठीक है, 40% तो आम हो गए और 50% के आसपास पपाया हो गया। और ग्रेप्स एंड ऑरेंज में नंबर 1 नहीं है इंडिया। ओके, इंडिया और ब्राज़ील भी अगर हम मिला लें तो इसमें ये रहेगा। ठीक है, 50% पपाया आ रहा है यहाँ से। अगला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द स्टैच्यू ऑफ नटराज। नटराज है ना, लॉर्ड ऑफ डांस उनको बोलते हैं, तो उसके रेफरेंस में बताना है कि ये शिव जी हैं जिनके 4 हाथ हैं और डांसिंग पोजीशन में हैं। और दूसरी चीज़ है, उनके सीधे कान में एक आदमी वाली ईयरिंग है और लेफ्ट में वुमेन वाली है। तो बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है। 1 और 2 दोनों ही चीज़ें यहाँ पर करेक्ट बताई गई हैं। अगला क्वेश्चन आता है रीजनिंग का। 44 × 75 को हम बोल रहे हैं ये, 83 × 74 को बोल रहे हैं ये। सो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, देख रहे हैं हम 4475 ऐसे इस तरीके से कर रहे हैं, जैसे 8374 हमने लिखा 8, फिर हमने लिखा 3, और फिर हमने लिखा 7, और यहाँ लिखा हमने 4। तो इस तरीके से हम भर रहे हैं 1 2 3 4, इस तरीके से हमें यहाँ पर फिल करना है। जैसे 55 × 48 है तो 55 × 48 ये हो गया। तो ऐसे ही ये करना है, जैसे क्वेश्चन है 14 × 45, तो पहले हो गया 1, फिर हो गया 4, उसके बाद हो गया 4, फिर हो गया 5। तो 4451 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ अगला क्वेश्चन है, एज पार्ट इज रिलेटेड टू होल इन द सेम वे आर्क इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे कि पार्ट तो होल से रिलेटेड होता है, वैसे ही आर्क किससे रिलेटेड होता है? आर्क रिलेटेड होता है सरकमफेरेंस, क्योंकि जो सर्कल होता है उसका जो सरकमफेरेंस होता है ये उसी का तो एक हिस्सा होता है ना आर्क। ये आर्क हो गया सपोज, उसी तरीके से पूरा होल है, होल का कोई पार्ट कर दिया, तो उसी तरीके से हमने यहाँ पर बताना था। सरकमफेरेंस का करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, यूपी की काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कहाँ पर है? ये भी लखनऊ में है। एग्रीकल्चर रिसर्च की ऑर्गेनाइजेशन 1989 में 14 जून को एस्टैब्लिश करी गई थी, यूपीसीएआर ने करी थी, यूपी काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने। अगला क्वेश्चन है, राइन रिवर से रिलेटेड ये क्वेश्चन स्टेटमेंट दी हुई है, राइन रिवर एक इंपॉर्टेंट पाथवे है नॉर्दर्न जर्मनी का, और पोर्ट ऑफ रॉटरडैम जो है माउथ पे लोकेटेड है रिवर राइन के। तो दोनों ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर। ये इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पाथवे भी है नॉर्दर्न जर्मनी का, और ये रॉटरडैम जो पोर्ट है वो भी इसके माउथ पर ही लोकेटेड है, जहाँ पर ये ड्रेन होती है बेसिकली, वहाँ पर ही ये पोर्ट भी लोकेटेड है। नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं, 118वां क्वेश्चन।
इंडिया का इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2021 लगा था, उसके रेफरेंस में कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं कि इट वाज ऑर्गेनाइज इन नवंबर 2021 इन जयपुर राजस्थान। ये क्या ये जयपुर में ऑर्गेनाइज किया गया था? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसका। ये जयपुर में नहीं हुआ था, ये प्रगति मैदान दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये दिल्ली में, और मोस्टली दिल्ली में ही होता है हर साल, जब भी होता है मतलब। उसके बाद इसकी थीम रही थी आत्मनिर्भर भारत। हाँ, आत्मनिर्भर भारत इसकी थीम थी और बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में चल रही है। आत्मनिर्भर भारत से बहुत सारी स्कीम्स भी लॉन्च की गई हैं। उसके बाद फोकस स्टेट्स यहाँ पर थे यूपी, उत्तराखंड और पार्टनर स्टेट थे बिहार। नाउ सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इंडिया का पहला नेशनल एक्शन प्लान क्लाइमेट चेंज पर कब रिलीज़ किया गया था? 2008 में रिलीज़ करा गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया गया था NAPCC करके, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। 30 जून 2008 को इनकी मीटिंग हुई थी। 8 नेशनल मिशन वहाँ पर आउटलाइन किए गए थे और वो मिशन यहाँ पर दिए गए हैं ऑन द स्क्रीन। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 120। एंड इसमें पूछा गया है कि मैचिंग ही पूछी गई है, प्लेस और डिस्ट्रिक्ट्स, कि ये प्लेस कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। सो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्टली मैच नहीं है। देव शरीफ जौनपुर में नहीं है, ये बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में है। बाकी सारे करेक्ट हैं। बाटेश्वर आगरा में है, सनकिसा फरुखाबाद में है, बिथूर कानपुर में है। तो ये सभी मैचिंग करेक्ट है। देव शरीफ याद रखना है बाराबंकी में है। इस तरीके के एंशियंट प्लेसेस हैं कुछ, तो हमें वो सभी देखने हैं और उनको देखना है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में वो लाइक करते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।